हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा 7th चैप्टर चल रहा था क्लास 12 ज्योग्राफी का, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। ये सेकंड एपिसोड है। पिछला जो एपिसोड था इंट्रोडक्टरी एपिसोड था, जिसमें हमने समझा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, अनार्थिक क्रिया क्या होती है और इन क्रियाओं को कैसे हम अलग अलग वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्विनरी, ये हमने समझा। और टर्सरी एक्टिविटीज़ है, उसका कंसेप्ट समझा कि कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी, कुछ एग्जांपल हमने लिए। हमारा जो सेकंड एपिसोड है उसमें भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़ है, उसको थोड़ा और डीपली जानेंगे और इसमें मुख्य तौर पर हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की, व्यापार की बात करेंगे, वाणिज्य की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की। तो इसमें हम कुछ गतिविधियां हैं वो ले रहे हैं जो टर्सरी सेक्टर में आती है, और उनमें से प्रमुख जो गतिविधि है सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है व्यापार और कॉमर्स की। व्यापार का अर्थ होता है, जब हम व्यापार का सोचते हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या उनका खरीदना या बेचना इसमें शामिल होता है। पहले ये अदला बदली की जाती थी जो वस्तु विनिमय कहलाता था, लेकिन अब मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अब व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। अब व्यापार हर देश के विकास की नींव होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि किसी भी देश, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ वस्तुएं जिनका आधिक्य होता है और कुछ वस्तुएं होती है किसी देश में जिनकी मांग अधिक होती है लेकिन उसकी कमी होती है। तो जो अधिक वस्तुएं होती है वो निर्यात की जाती है और जो जिनकी कमी होती है वो आयात की जाती है। यही व्यापार का आधार होता है। व्यापार स्थानीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। ये जो पहलू है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आयात, निर्यात, ये सब कुछ हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम टर्सरी एक्टिविटीज़ के तौर पर बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम व्यापार और वाणिज्य की कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 1 मार्क्स के लिए या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्यापार और वाणिज्य है, इस गतिविधि को कि कितनी मात्रा में किया जा रहा है, उस आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं व्यापार और वाणिज्य को। थोक व्यापार जिसको होलसेल कह सकते हैं, और सेकंड होता है फुटकर जिसको हम रिटेल कहते हैं। अब थोक व्यापार क्या होता है? इसको बिचौलिए स्थापित करते हैं। थोक व्यापार को वो सीधे फैक्ट्री तक जाते हैं, विनिर्माता तक, जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से सामान जो लोकल जहाँ डिमांड होती है वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। बिचौलिए काम करते हैं। जैसे गुरुग्राम है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में प्रोडक्शन हो रहा है, नोएडा में बन रहा है, वो सामान जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएंगे वो थोक व्यापारी। वो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे नाम दे दिया जाता है आजकल, हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है इस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ओके। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसमें संलग्न होते हैं, लगे होते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, जो थोक व्यापारी कहलाते हैं। तो ये थोक व्यापार होता है, यानी कि सामान को आम लोगों तक, रिटेलर जो हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य है वो थोक व्यापारी करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम थोक व्यापार कहते हैं। ये जो प्रक्रिया जहां होती है, यानी कि व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों में या नगरों में होता है, और जहां पर ये नगरों या कस्बों में होता है उसे हम व्यापारिक केंद्र बोलते हैं, ट्रेड सेंटर्स बोलते हैं। यानी शहर होते हैं, बाजार होते हैं, वो ट्रेड सेंटर होते हैं जहां पर ये काम होता है। कुछ शहर है वो ट्रेड के लिए ज़्यादा बड़े होते हैं, बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, तो वो उतने ही बड़े व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। तो ये व्यापारिक केंद्र होते हैं। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं तो ये भी आपको पता चला। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए कि एक मार्केट है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी मार्केट है। हमारे देश की एक फेमस मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी इसको देखा होगा। तो इस प्रकार की जो मार्केट होती है वो ट्रेड सेंटर्स होती है। जरूरी नहीं कि यही मार्केट हो, यहाँ पे रिटेलर्स भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे होते हैं। अब जो होलसेल का व्यापार है उसके 2 केंद्र होते हैं, यानी कि जो व्यापारिक केंद्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नगरीय और एक ग्रामीण भी होता है। यानी जैसे बाजार की बात की हमने, तो नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक विशिष्टीकरण होता है, अधिक स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है। वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की अलग से सर्विस मिलेगी, अलग अलग वहाँ पे मार्केट होगी। आप देखोगे बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, चंडीगढ़ में जाओगे या हिसार की बात करोगे तो वहाँ पर, या जयपुर की आप बात कीजिए तो वहाँ स्पेशलाइज्ड मार्केट होती है। कपड़ा मार्केट है, वहाँ पे कपड़ा मार्केट बहुत सारी मिलेगी, वहाँ पे फर्नीचर मार्केट मिलेगी। तो वहाँ सर्विस है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है और हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती है, हर प्रकार की, विशेष तौर पर।
ये नगरों में स्थित होती है और नगरवासियों की जहाँ पर जैसी मांग होती है उसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे होते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी कि ग्रामीण मंडी। इसको हम नगरीय बाजार कह सकते हैं, लेकिन आपको नगरीय विपणन केंद्र और ग्रामीण विपणन केंद्र दोनों शब्दों पे ध्यान देना है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसी टाइप की टर्म्स पूछी जाती है। अब ग्रामीण विपणन केंद्र या ग्रामीण बाजार के होते हैं, ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, जैसे छोटे कस्बे हो गए, वहाँ पर ये निकटवर्ती जो बस्तियाँ हैं उनका पोषण करते हैं। यानी कोई बड़ा गाँव है या तहसील भी कह सकते हैं, तो वो पूरी तरीके से शहर की तरह विकसित नहीं है, लेकिन आसपास की आवश्यकताओं को वहाँ पर पूरा किया जाता है। यहाँ पर इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर व्यापार दोनों उपलब्ध होते हैं। थोक व्यापारी होते हैं जहाँ यहाँ पर सामान है वो पहुँचाते हैं, फुटकर व्यापारी यानी रिटेलर्स भी होते हैं जिनसे हम सामान लेकर के आते हैं। तो ये पहला हमने डिस्कस किया कि थोक व्यापार है क्या होता है और बाजार क्या होता है, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं और व्यापारिक केंद्र कितने टाइप के होते हैं। ये नगरीय भी हो सकते हैं और ये ग्रामीण भी हो सकते हैं। उसके बाद हम फुटकर व्यापार या खुदरा व्यापार या रिटेल की बात करने वाले हैं। यानी व्यापार थोक में भी हो सकता है और रिटेल में भी हो सकता है। अब रिटेल व्यापार क्या होता है कि इसमें उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी जैसे आपके गांव में, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में जो दुकानदार बैठा है जिसके पास आप 2 रुपये लेकर के अगर जाओ और वो आपको 2 रुपये का सामान दे रहा है, वो रिटेलर है। आपको प्रत्येक सेवाएं देता है, ये नहीं कहेगा कि आपको इकट्ठा ही लेके आना है। जैसे मैंने कपड़ा मार्केट की बात की, दिल्ली एनसीआर की, वहाँ गांधीनगर मार्केट है, आप वहाँ जाइए, लेकिन आपको वहाँ काफ़ी सस्ता कपड़ा मिलेगा, जीन्स वगैरह अगर आप लेते हो बहुत सस्ता रहने वाला है। लेकिन आप एक की अगर मांग करोगे नहीं मिलेगा, आपको 12 लेनी पड़ेगी, दर्जन लेनी पड़ेगी। तो थोक व्यापारी है। जबकि रिटेलर क्या है, आपको जितना सामान चाहिए वो सारा सामान उतने का ही वो अवेलेबल करवाते हैं। इसमें जो फुटकर व्यापारी या रिटेलर जो होते हैं उसमें उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है सीधे तौर पर। इसमें दुकानें भी शामिल होती हैं, इसमें रेडी वाले भी शामिल होते हैं, इसमें स्वचालित बिक्री मशीनें भी बड़े शहरों में होती है वो भी शामिल होती है। या इसमें डाक आदेश का मतलब है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर जो करते हैं वो भी इसमें रिटेलर में आता है। अब ये भी जो फुटकर रिटेलर है ये भी है, 2 भागों में बांट सकते हैं, शहरी भी हो सकता है और ग्रामीण भी। शहरों में जैसे चेन स्टोर्स होते हैं रिटेलर के लिए, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, आपने बिग बाज़ार, या छोटे शहरों में भी आपने इस प्रकार के देखे होंगे, ईजी डे देखे होंगे या मॉल्स देखे होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखे होंगे। तो ये स्टोर जो होते हैं वो तो चेन स्टोर वो होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा शहरों में ब्रांचेज होती है। और मॉल्स होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं, वहाँ पर भी हम प्रत्यक्ष तौर पर वस्तुएं प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक मॉल है वो आपको दिखाया गया है। दूसरा जो तरीका होता है शहर में जहाँ से हम फुटकर रिटेल खरीदारी कर सकते हैं वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो जैसे मोबाइल के द्वारा आजकल आप देखते हो, व्हाट्सएप के द्वारा भी अवेलेबल है, आपने कॉल किया और उन्होंने अवेलेबल करवा दिया। इंटरनेट के द्वारा भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे, काफ़ी सारे, जियो मार्ट भी आ गया, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर दे करके सामान खरीद सकते हो। सुविधाजनक खरीदारी होती है, कन्वीनियंट शॉपिंग होती है। किसी भी मार्केट में, बाज़ार में जाइए और जा करके खरीद लीजिए। ना वहाँ पे चेन स्टोर है, ना वहाँ पे शॉपिंग मॉल है, लेकिन दुकानें लगी होती है। ज़्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो वहीं से शॉपिंग करता है, जो आसपास के छोटे शहरों या कस्बों में होता है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम है, ये भी एक प्रकार की सुविधा है, ख़ास तौर पे जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर सरकार को विशेष तौर पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो दैनिक रूटीन का खाद्यान्न इत्यादि है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये भी एक तरीके का फुटकर व्यापार में शामिल आता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र पे देखें तो ग्रामीण में भी इसी प्रकार की छोटी दुकानें होती हैं, रिटेलर होते हैं। आपके नुक्कड़ पे, बस स्टैंड के आसपास, वहाँ पर दुकानें होती है, वो रिटेलर होते हैं। आप 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का कोई भी सामान लेना चाहो उतने रुपये का आपको देंगे वो। तो ये फुटकर व्यापारी होते हैं। उनमें एक विशेष चीज़ होती है वो है आवधिक बाजार, पीरियडिक मार्केट क्या होती है हमें समझना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो ये आवधिक बाजार, पीरियडिक का मतलब होता है किसी निश्चित समय के बाद वहाँ पे मार्केट लगती है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, हमारे यहाँ पे अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें या यूपी की बात करें तो यहाँ नियमित तौर पर बाजार होते हैं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में ऐसा होता है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ नियमित बाजार नहीं होते, वहाँ पर कुछ समय के बाद बाजार लगते हैं।
और वहाँ पर ये साप्ताहिक भी हो सकते हैं, पाक्षिक 15 दिनों के बाद भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, ये बाज़ार लगते हैं और वहाँ से लोग फिर उतने दिनों के लिए ख़रीदारी करते हैं। जैसे संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार आपने शहरों में देखा होगा, संडे बाज़ार होता है, कुछ इलाकों में मंडे बाज़ार होता है, ट्यूसडे बाज़ार होता है। तो ऐसे ही मार्केट गाँव में भी लगती है, इसे हम आवधिक बाज़ार कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्जाम के लिए। तो ये था व्यापार और वाणिज्य क्या और कैसे। यहाँ पे एक मार्केट है, देखिए संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार या इस प्रकार की जो पीरियडिक मार्केट होती है उसमें इस प्रकार से सभी प्रकार के प्रोडक्ट है वो आम उपयोग के, यूज़ के अवेलेबल होते हैं और ये ज़्यादातर सस्ते या किफ़ायती होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे परिवहन की। किसका हिस्सा है ये भी हिस्सा आता है तृतीयक गतिविधियों का, टर्सरी सेक्टर का पार्ट है ये। परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास के लिए, लोगों के आवागमन के लिए। परिवहन के साधन अगर विकास की बात की जाए तो प्राचीन समय में खुद पैदल ही यात्रा की जाती थी, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, हमने पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया और ये रफ्तार ऐसी पकड़ी कि अब तो हम उड़ने भी लगे हैं। एरोप्लेन, कुछ ही घंटों में हम इंडिया से कनाडा, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस से कहीं भी जा सकते हैं। और अगर हम व्यक्तिगत परिवहन के साधनों की बात करें तो उसमें भी बाढ़ आ गई है, हर घर में जगह नहीं रही है, इतने व्हीकल खड़े मिलते हैं। तो ये परिवहन के साधन है, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 5 भागों में। 5 प्रकार के हो सकते हैं ये। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। अब जल परिवहन है उसको 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। आंतरिक जल परिवहन जैसे झील में या नदियों में या नहरों में, और समुद्री जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन है वो भी यात्री हो सकता है और माल परिवहन भी हो सकता है। इसके साथ साथ वायु परिवहन और पाइपलाइन। 5। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आगे जो हमारा एक चैप्टर आएगा उसमें हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं 500 के बारे में हमें डिस्कस करना है। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना जानना है कि परिवहन है वो तृतीय गतिविधि का हिस्सा है और इसको हम 5 भागों में मुख्य तौर पे डिवाइड किया। वैसे अगर इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्थल परिवहन जिसमें आपका सड़क परिवहन भी आएगा, रेल परिवहन भी आएगा, पाइपलाइन भी आएगा, जल परिवहन आएगा और वायु परिवहन आएगा। परिवहन का विकास है ये एक तृतीय गतिविधि है, लेकिन इसका विकास सभी जगह एक समान रूप से नहीं होता। कुछ जगह है जहाँ पर परिवहन का जाल बिछा होता है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये विरल पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, जैसे पहाड़ी इलाके, पर्वतीय इलाके। तो कौन से कारक हैं जो परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है जो परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करते हैं वो है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तरी भारत में है। कच्ची सड़कें सर्वाधिक मैदानी भाग में है, जबकि पक्की सड़कें हैं पठारी भाग में हैं। अब ये एग्जाम्पल दिए गए। पहला है भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है या मरुस्थलीय इलाका है, कैसा इलाका है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे रेलवे का विकास नहीं हो पाता, रेलवे लाइन बिछाना असंभव होता है, मुश्किल होता है। ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है, वहाँ पर सड़क मार्ग का भी विकास होगा, वो भी सीमित रहेगा। इसी तरीके से मैदानी भाग है, वहाँ पर रेल और सड़क का जाल बिछा होगा, क्योंकि मैदानी समतल भाग है, सड़कों का निर्माण करना या रेलवे की लाइन बिछाना आसान होता है। जो पठारी भाग होता है वहाँ पे पक्की सड़कें होती है, क्योंकि मटेरियल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ पर। तो ये पहला जो कारक है जो प्रभावित करता है वो है ऊंचावच, कि कैसा भूभाग है। इसी तरीके से स्थलीय भूभाग है या जलीय भूभाग है, जलीय भूभाग है, तटीय इलाके, तो वहाँ पर जल परिवहन महत्वपूर्ण होता है। स्थलीय भाग है, वहाँ पर जल परिवहन नदियों के ऊपर या झीलों के ऊपर, नहरों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला जो कारक है, फैक्टर है जो प्रभावित करता है यातायात के साधनों के विकास को, वो है भौतिक कारक। दूसरे सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में हम सबसे महत्वपूर्ण लेंगे जनसंख्या। जनसंख्या मांग को बढ़ाती है, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी परिवहन के साधनों की मांग होगी। तो जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाता। पर्वतीय इलाके, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, जनसंख्या कम है, एक कारण ये भी है, वहाँ ऊंचावच भी कारण है और दूसरा कारण जनसंख्या कम होना है। राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर की बात करें, तो वहाँ पर इतनी सड़कों का या रेलवे का विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जनसंख्या कम है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में सड़कों का, रेल का जाल क्यों बिछा हुआ है? क्योंकि मांग अधिक है, जनसंख्या अधिक है। तो सांस्कृतिक कारक है दूसरा कारक। तीसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक तौर पर जैसे खनिज या औद्योगिक विकास है, जहाँ अधिक होता है वहाँ परिवहन की मांग अधिक होती है।
खनिजों के खनन के लिए, उद्योगों में कच्चे माल को पहुंचाने के लिए, तैयार माल को मार्केट तक या पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, आयात निर्यात के लिए साधनों के विकास की आवश्यकता होती है। और धीरे धीरे जहां उद्योग लगते हैं, खनन कार्य या खनिज पाए जाते हैं, वहां पर विकास होता जाता है। छोटा नागपुर पठार के आसपास की बात करें, मुंबई आसपास की बात करें, तो वहां पर परिवहन के साधनों का विकास उद्योगों से और खनिजों से जुड़ा हुआ है। तो ये तीसरा आर्थिक कारक है जो परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद चौथा जो कारक है वो है सुरक्षात्मक कारक, कि ये भी प्रभावित करता है, जैसे सीमाओं की सुरक्षा और सैनिकों की आवश्यकता के लिए सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए भी सड़कों का विकास किया जाता है, रेलवे का विकास किया जाता है जहां तक संभव होता है। जैसे 1962 में चीन के आक्रमण का मुकाबला हम उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि परिवहन के साधनों का अभाव था। और उसके बाद हमने फोकस किया चीन की सीमा के साथ, पाकिस्तान की सीमा के साथ हमने सड़कों का विकास किया। हर देश कोशिश करता है कि वहाँ पर सैनिकों तक जो रसद सामग्री है, आवश्यक सामग्री है, वो समय पर पहुँच पाए। तो इसके लिए हमारे देश में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन किया है। उसका गठन 1960 में किया गया था, 1960 में, और इस सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाता है। तो यहाँ सीमावर्ती इलाकों में जो परिवहन के साधनों का विकास हुआ वो किस कारण हुआ है? वो हुआ है सुरक्षात्मक कारकों के कारण। पांचवें है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे किसी देश की या राज्य की राजधानी अगर किसी नगर को घोषित किया जाता है, धीरे धीरे क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है तो वहाँ परिवहन के साधनों का विकास अधिक होगा। हमारे देश में रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है उसमें राजनीतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में अंग्रेजों का बड़ा योगदान रहा था। जब उन्होंने दिल्ली को कैपिटल, राजधानी घोषित किया, यहाँ पे शिफ्ट किया कोलकाता से, तो यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। इसी तरीके से शिमला है, उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता था क्योंकि गर्मियों में अंग्रेज अधिकारी वहीं से प्रशासन चलाते थे, तो वहाँ तक भी उन्होंने रेलवे का विकास किया। तो ये राजनीतिक कारक की राजनीतिक नीति, सरकार की नीति क्या है, वो भी परिवहन के साधनों का विकास करते हैं। उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिस इलाके से बनते या चुने जाते हैं वहाँ पर वो प्रयास करते हैं कि अधिकतम इस प्रकार के साधनों का विकास किया जाए। तो ये राजनीतिक कारक आते हैं जो परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये थे कि परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज के सेशन में हमने व्यापार की बात की, हमने व्यापार कैसे किया जाता है, फुटकर और खुदरा व्यापार क्या होता है, कौन कौन से व्यापारिक केंद्र होते हैं, और उसके बाद हमने परिवहन के साधनों के बारे में जाना और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी और एक अच्छा सा क्वेश्चन किया जो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए एक्सपेक्टेड रह सकता है, हालांकि कम ही चांस है इस चैप्टर में से। वो है परिवहन के साधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।